गुड इवनिंग टू ऑल। आ गए जी सारे लोग, यू ऑल कम। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था। आई होप सभी लोग रिवाइज करके आए होंगे आप लोग, और होपफुली मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? प्लीज चेक, यू ऑल आर एबल टू हियर? ओके 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 फाइन। एक मिनट है, बाकी चीजें मैं क्लोज कर देता हूँ। रिवाइज कर लीजिए तब तक आप लोग प्रीवियस क्लास का, ठीक है। चलिए जी, आई विल शेयर द स्क्रीन नाउ। ठीक है, एक बार चेक करो, अभी आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर? प्लीज चेक इट नाउ। ठीक है, कितने पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं अभी? जितने भी है अपन स्टार्ट कर लेते हैं। 17 पार्टिसिपेंट्स। अभिषेक, शिलार, अंग्याई, गायत्री, हर्षल, कल्पना, मंजू, नेहा। नेहा, यू आर कमिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। एवरीथिंग इज फाइन? प्रज्वल, रितेश, साहिल, माने, संकेत, सरिता, सत्यम, सूरज, वेद। ओके, आदेश has also joined now। चलिए जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन देख लिया था, ठीक है ना। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है। तो वीडियो में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। वीडियो हो सकता है थोड़ी देर के बाद आएगा आपका। वीडियो आ रहा है क्या? नहीं ना, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है वीडियो में, ठीक है। चलिए कोई नहीं, कुछ देर के बाद हो सकता है आ जाए, ठीक है। कोई नहीं, अभी देख लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। तो प्रीवियस क्लास में जो मैंने बताया था, जस्ट 1 से 2 मिनट उसको रिवाइज कराऊंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको बेसिक बताया था कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हम लोग जो पढ़ते हैं, अगर रूट के अंदर में कोई भी नेगेटिव नंबर आता है तो क्या हो जाता है, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर? जैसे रूट के अंदर में
आपके पास -5 आ जाए तो इसको क्या लिखेंगे, 5 आयोटा लिखेंगे। मतलब आयोटा की वैल्यू क्या बताया मैंने आपको, √1 ये चीज मैंने आपको बताई थी। आयोटा क्या होता है, √1 ठीक है, ठीक है जी, सॉरी √5 आयोटा होगा, रूट क्या होगा 5 आयोटा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई मैंने बोला था कि आयोटा रेज टू द पावर 1 क्या होगा, आयोटा ही होगा। आयोटा रेज टू द पावर 2, आयोटा की वैल्यू √1 है, ये हो जाएगा -1। आयोटा रेज टू द पावर 3, इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा, एंड आयोटा रेज टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिकॉज -1 एंड इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने लोगों ने पढ़ा था कि आयोटा के अगर बड़े बड़े पावर्स हैं 600, 700, 900, बहुत बड़े बड़े पावर्स हैं, तो हम क्या निकालते हैं, आयोटा के जो भी पावर है, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 4 करते हैं, और ये जो वैल्यू आता है आयोटा रेज टू द पावर रिमाइंडर, यही आंसर होता है, ठीक है ना। आयोटा रेज टू द पावर क्या, रिमाइंडर की जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल आयोटा रेज टू द पावर है 1023, मैं बोलूँ इसकी वैल्यू निकालो, बताना क्या होगा इसकी वैल्यू, इसको 4 से डिवाइड करोगे, आपको पता है 4 की डिविजिबिलिटी, ठीक है, तो बताना क्या होगा, 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या आएगा, आयोटा रेज टू द पावर 3, एंड आयोटा रेज टू द पावर 3 इसका आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा। तो इस तरीके से आपको बहुत ही फास्ट कन्वर्जन पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करते हो। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सभी को, फटाफट बता दीजिए मेरे को, कितना मैंने आपको बेसिक बताया था आयोटा से रिलेटेड, ठीक है। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, आज हम लोग उसके क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। और आज आपका बेसिकली देखा जाए तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हर आपके एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल सारी की सारी चीजों को समझते हुए पढ़ेंगे, जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं सारी की सारी चीजों के ऊपर अपन बात करेंगे, ठीक है। पहले तो कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक जो आपका वो है वो मैं बात बता देता हूँ आपको, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सारी की सारी चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होगा, तो बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग के लिए टोटली न्यू है, तो देखिए ध्यान दीजिए सभी लोग। सबसे पहले अपन क्या है पढ़ते हैं कि हम लोग किस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो नॉर्मली डिनोट करते हैं इसको z से डिनोट करते हैं, और ये x प्लस आयोटा y, ये क्या डिनोट कर रहा है, x आपका क्या है, रियल पार्ट है, y आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो आप यही लिखेंगे, आज की क्लास की शुरुआत यही से करेंगे, इफ z इज प्योरली रियल, if z इज प्योरली रियल, अगर z सिर्फ और सिर्फ रियल हो तो आप बोलोगे क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो जो अगर z प्योरली रियल हो तो ये जो i के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है ना, वो क्या होगा, वो 0 होना चाहिए। i के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे y है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, y है, वो क्या होना चाहिए आपके पास, कंप्लीटली 0 होना चाहिए। अब z इज प्योरली रियल, बात समझ में आ रही है। जैसे अगर मैंने लिखा z इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब ये यहाँ पे है 0 इंटू आयोटा, ये पहली चीज आप ध्यान में रखेंगे, है ना। दूसरी चीज आप खुद बताइए, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, बताइए क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस से बताइए। इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, व्हाट शुड बी द आंसर, इफ z इज, ये क्या किया है तुम लोगों ने, if z is purely imaginary, what should be the answer, if z is purely imaginary, what should be the answer, रियल पार्ट इक्वल्स टू 0 होगा,
है ना। अगर ये प्योरली इमेजिनरी चाहिए, जैसे z इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आयोटा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 0 प्लस समथिंग होगा 2 आयोटा। इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट, अगर ये इमेजिनरी पार्ट 2 है तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। इसको लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये नोटेशन आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना, एंड रियल पार्ट। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? बहुत ही बेसिक बात है, इसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसको ऐड कैसे करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स, इनको कॉन्सेप्ट को फिनिश करेंगे। बिल्कुल वैसे ही ऐड करते हैं जैसे नॉर्मली हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये टॉपिक एकदम नए तरीके से, बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। छोटी छोटी चीजों को भी मैं आपको बताते चलूंगा। फॉर एग्जाम्पल z1 है 2 + 3 आयोटा, z2 है 5 + 6 आयोटा। तो ये एज इट इज ऐड होगा, रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा। तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 आयोटा। सबट्रैक्शन भी वैसा ही हो जाएगा। सबट्रैक्शन भी क्या होगा, जैसा एडिशन है वैसा ही क्या होगा, सबट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज बात करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से रहेगा। इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ तक समझ में आ गया, एडिशन सबट्रैक्शन वैसा ही रहेगा, इनका मल्टीप्लिकेशन भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। बस छोटी छोटी चीजें एक बार मैं आपको बस बता के आगे बढ़ जाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में भी आपका यही है, अगर आपको z1 इंटू z2 को मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा, समझो z1 की वैल्यू x + आयोटा y है, ठीक है ना, और z2 की वैल्यू समझो x1 + आयोटा y1 एंड दिस इज योर x2 + आयोटा y2 है। ये दो चीजें हैं। इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसको एज इट इज वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे जैसा आप नॉर्मली अलजेब्रा में नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, अल्फाबेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो। x1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x2 + आयोटा y2 के साथ, ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आयोटा y1 मल्टीप्लाई होगा x2 + आयोटा y2 के साथ। इसी तरीके से हम लोग ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हो जाएगा x1 x2, ठीक है, ये हो जाएगा x1 x2 एक साथ में लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं तो लिख ही देता हूँ, चलो यहाँ पे i, यहाँ पे हो जाएगा x1 y2 प्लस यहाँ से आयोटा y1 x2, और ये आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा बेटा, आयोटा इंटू आयोटा, मैंने आपको बताया -1, दैट मीन्स माइनस ये हो जाएगा y1 इंटू y2। तो इस तरीके से इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब बोलोगे x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2, आयोटा कॉमन आ जाएगा और यहाँ से क्या बोलोगे, y1 x2 प्लस x1 y2, सिंपल है। ये हो जाएगा आपके पास z1 इंटू z2। यहां तक बात समझ में आ रही है। मल्टीप्लिकेशन भी आपका इसी तरीके से होगा। ये बात क्लियर है सभी को, ये बात क्लियर है सभी को, ये बात क्लियर है सभी को। इसमें बस एक रिजल्ट फिर ध्यान रखना जो कि काफी फ्रीक्वेंटली यूज होगा, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ z। अच्छा मॉडुलस ऑफ z आपको नहीं बताया, चलो ये बताता हूँ, इसके बाद बताता हूँ मॉडुलस ऑफ z क्या होता है। सारी की सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। एडिशन हो गया, सबट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसा मतलब जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं वैसा डिवाइड नहीं रहेगा, डिवीजन का इसमें वैसा रूल नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब डिवीजन के टर्म्स में रहेगा, उसको फाइनली मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में कन्वर्ट करके हमें सॉल्व करना होगा। तो ये तीन चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं, अच्छा इसमें कई बार ऐसा आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं वो लिख लीजिएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी को आइडिया है, व्हाट डू मीन बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? किसी को आइडिया है, एक बार मी करके रिप्लाई करिए। किसी को आइडिया है व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? एनीवन, एनीवन हैविंग द आइडिया ऑफ
या बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको आप उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि इसका रिजल्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए। उस नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि क्या आ जाए, 1 आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट 1 मिलेगा। किसी भी नंबर को उसके अगर रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस केस में क्या होगा वो देख लीजिए। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा, देन व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। आप बोलोगे कि इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। क्या बोलोगे, इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना। ये मान लेते हैं आपके पास z1 है, तो मैं z1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 1 आ जाए। तो आप बोलोगे सर z इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/3 + 4 आयोटा। क्या आ जाएगा, 1/3 + 4 आयोटा। और जब भी इस तरीके का नंबर रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, रैशनलाइजेशन में जिस तरीके से साइन चेंज करते थे उस तरीके से चेंज कर देंगे, 3 - 4 आयोटा सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। उसका बेनिफिट ये होगा कि a + b a - b के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और हम फिर सिंपल रिजल्ट लिख सकते हैं। तो 3 - 4 आयोटा ध्यान से समझिएगा। छोटी छोटी चीजों से फिर क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ और फिर धीरे धीरे ये बिल्डअप अच्छे क्वेश्चंस का फॉर्म ले लेंगे। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 9 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास -4 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सब पहली बार कैलकुलेट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा ये सब डायरेक्टली कैलकुलेशन आपको आ जाना चाहिए। अब यहाँ से आ जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16, i का स्क्वायर -1 और ये माइनस माइनस प्लस 16 + 9 क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो अगर आप एक चीज ध्यान देंगे, अगर आप यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ तक समझ में आया सभी को। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यार अगर 3 + 4 आयोटा, अगर 3 + 4 आयोटा की बात कर रहा है, अगर 3 + 4 आयोटा का अगर मेरे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा तो यहाँ पे क्या हो गया है कि इसका यहाँ पे क्या ले लिया है, बार ले लिया है ना। 3 - 4 आयोटा, इसका साइन चेंज किया और क्या किया कि इसका मॉडुलस ले लिया। अभी मैं मॉडुलस z बताता हूँ, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर कर लिया। मतलब आप बोल सकते हो कि जो z बार होता है, अभी मैं आपको z बार भी बताऊंगा, z बार जो होगा, ठीक है ना, z इज इक्वल्स टू, अगर इसका रेसिप्रोकल निकालना है, ठीक है ना, अगर इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो z बार अपॉन क्या लिखोगे, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। ये बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी, तो अपन अब दो चीजें समझेंगे, एक तो समझेंगे z बार और दूसरा समझेंगे मॉडुलस ऑफ z, ठीक है ना। इन सब चीजों को समझते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब आप लिखिए, यहाँ तक क्लियर है। अभी इस फॉर्मूले को छोड़ दीजिए, यहाँ तक छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर रिस्पॉन्स दीजिए अपना, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। जिसको ये समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया और अच्छी बात है, अभी समझाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम समझते हैं, और जिनको आ रहा है बस कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना। धीरे धीरे हम लोग अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब लिखिए, फटाफट लिखिए आप लोग, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो अगर हम मान लेते हैं आपके पास z इज इक्वल्स टू है x + आयोटा y, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा इसको डिनोट करते हैं z बार से। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z बार। तो z बार होगा आपके पास x - आयोटा y। क्या होगा आपके पास, z बार क्या होगा, x - आयोटा y। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बोलूं 3 + 4 आयोटा, ये z है,
तो बताओ बेटा जेड बार कितना होगा, आप लिखोगे 3 माइनस 4 आयोटा। सिंपल। साइन किसका चेंज करना है, जो इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन रहेगा उसको चेंज करना है। यहां तक क्लियर है। अगर मैं आपको लिखूं, बोलूं कि 7 प्लस 12 आयोटा का जेड बार बताओ, तो आप लिखोगे 7 माइनस 12 आयोटा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपके पास कॉन्जुगेट। अब लिखे मॉडुलस। क्या लिखेंगे, मॉडुलस। लिखिए मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। पहले इसको डायग्राम से समझेंगे। अच्छा ध्यान रखिए, जिस प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन सा प्लेन होता है, एर्गेंट प्लेन होता है। कौन सा प्लेन होता है वो, एर्गेंट प्लेन होता है। ये बात समझ में आ रही है। अभी जो हम लोग प्लेन जिस हम लोग नॉर्मली जिस प्लेन पे पढ़ते हैं सारे रियल नंबर, वो रियल प्लेन होता है। और जिस प्लेन पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करते हैं, वो इमेजिनरी प्लेन होता है। और इस इमेजिनरी प्लेन को क्या बोलते हैं, एर्गेंट प्लेन। उसमें क्या होता है, ये वाला रियल एक्सिस होता है, आप देख ही रहे हो कि z इज इक्वल्स टू जो आप लिखते हो x प्लस आयोटा y में, ये रियल होगा और ये वाला इमेजिनरी होगा। तो ये रियल एक्सिस होता है और ये वाला इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है, ये वाला कौन सा एक्सिस होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिकली ये समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट क्या करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को, इट रिप्रेजेंट अ पॉइंट, इट represent a point in a plane, in a plane। एक प्लेन में जो पॉइंट है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि z इज इक्वल्स टू, अगर मैंने लिखा 3 प्लस 4 आयोटा, तो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उसके x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे। हाँ जी बिल्कुल कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट को, और पॉइंट को ये 3,4 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। बट ये रियल और इमेजिनरी में कैसे डिफरेंट रहेगा, बस इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये यहाँ पे 0 है, मैंने यहाँ पे 3 यूनिट मान लिया, 1 समझो 2 और ये 3, और यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। अगर मैं ये वाले को पॉइंट को लिखूंगा, ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आयोटा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3,4 आयोटा। बस ये बात समझ में आ रही है। तो ये z जो रिप्रेजेंट करेगा ये होगा 3 प्लस 4 आयोटा। तो ये जो 3 प्लस जो 4 आयोटा लिख रहे हैं, ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो कि ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पे है, और यहाँ से कितने यूनिट डिस्टेंस पे, 4 यूनिट डिस्टेंस पे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या सभी को? यहाँ तक एक बार क्लियर करके रिस्पॉन्स दीजिए फटाफट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया मैंने, ठीक है ना। ये किसके बारे में, ये जो पॉइंट लिखा ना, ये तो रिप्रेजेंट्स सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखा है। अब मॉडुलस के लिए लिखिएगा, मॉडुलस के लिए लिखिएगा इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस of a complex number, it represent distance of a complex number, ठीक है, from the origin, origin से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के डिस्टेंस को बताता है। मतलब आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो मॉडुलस ऑफ z होगा वो एक डिस्टेंस आएगा, और डिस्टेंस मतलब एक रियल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कभी भी अगर मॉडुलस z आएगा तो हमेशा रियल वैल्यू आएगा। अगर ऑप्शन में आपको इमेजिनरी वैल्यू दिख रहा है वो ऑप्शन वहीं डिस्कार्ड हो जाएगा, हमेशा क्या आएगा, एक रियल वैल्यू आएगा। इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो, ये मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है P, ये जो OP होगा यही क्या रिप्रेजेंट करेगा, मॉडुलस ऑफ z को। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मॉडुलस z, ठीक है ना, मॉड z से। डोंट गेट कंफ्यूज कि जो हमने पढ़ा था
ठीक है, दोबारा से वहीं पे आते हैं जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, देखिए देखिए मैं रिपीट करता हूँ, आई थिंक बीच में गायब हो गया था। ये सब था, ये यहाँ तक मैंने समझा दिया तो उस समय नेट था ना? एक बार रिप्लाई करिए, ये जो मैंने बताया था 3 + 4 आयोटा। यस, तो बेसिकली क्या होता है बेटा, मॉडुलस है ना, छोटी छोटी चीजें है बट आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। मॉडुलस मतलब क्या होगा, इट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, मॉडुलस लिख रहे हैं तो पता भी होना चाहिए मॉडुलस रिप्रेजेंट क्या करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब चीजें आपको काम में आएंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस उस पॉइंट, वो जो पॉइंट है उसका ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? तो ऑब्वियसली बात है, आप बोलोगे सर ये वाला डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस y है और ये OP है, तो OP को आप क्या लिखोगे सर, अंडर रूट ऑफ लिखोगे x² + y²। बोला हाँ जी बिल्कुल सही है। और ये जो x² + y² है, तो दैट मींस मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ x² + y² होती है। व्हाट इज मॉडुलस z? अंडर रूट ऑफ x² + y²। मतलब आप ये बोल सकते हो सर कि मॉडुलस ऑफ z बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता है कि रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, x was रियल पार्ट ऑफ z and what is y was imaginary पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। बस आप ये ध्यान में रखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, ये होता है आपके पास मॉडुलस ऑफ z। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद जो हमने मॉडुलस फंक्शन बताया था, ये मॉडुलस फंक्शन नहीं है। मॉडुलस तो फंक्शन तो एक आपको अलग ही और चैप्टर था, वो एक फंक्शन था, लेकिन ये क्या है, एक डिस्टेंस है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसके साथ कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चंस को शुरू करने के लिए कुछ जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, मॉडुलस ऑफ क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, ये सब सारी की सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करने के बाद ही हम लोग क्वेश्चंस पे आ पाएंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं आपको क्या बोल रहा था, ध्यान दीजिए। अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई। सबसे पहला मैंने बताया था कि आपका z बार कॉन्जुगेट क्या होता है। z बार इज बेसिकली, अगर आपके पास z की वैल्यू x + i y है तो z बार क्या होगा, x - i y, सॉरी x - i y क्या होगा आपके पास, x - i y। मतलब आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, z और z बार को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा, x² + y² मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, x² + y²। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैंने आपको बता रखा है। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि z इंटू z बार इज इक्वल्स टू होता है मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखोगे पता नहीं कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं इस रिजल्ट से। ठीक है ना, z इंटू z बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आप डायरेक्टली ध्यान में रखेंगे, ये जो रिजल्ट है डायरेक्टली आप क्या ध्यान में रखेंगे, ये रिजल्ट जो है डायरेक्टली आप ध्यान में रखेंगे। आप एक रिजल्ट ये भी ध्यान में रखेंगे, आप जो ये भी रिजल्ट ध्यान में रखेंगे कि तो z होगा, ठीक है ना, आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, इनवर्स ऑफ z मैंने आपको बताया भी था किस तरीके से था, है ना। जैसे मान लेते हैं z इज इक्वल टू, एक बार दोबारा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, x + i y मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा, 1/x + i y। इसको x - i से ऊपर नीचे अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाएगा आपके पास x - i y। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, बिकॉज ये z हो गया और ये z बार हो गया, तो मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। दैट मीन्स आप ये हमेशा ध्यान में रखोगे कि आपका जो z था x + i y था, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या बनेगा आपके पास, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, तो क्या होगा z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। इसको डायरेक्टली ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ चीजें जो एक बार मैं डिराइव कर दूंगा, बट उसके बाद हमेशा ध्यान में रखेंगे। इस चीज को भी डायरेक्टली आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। आई होप इतनी बात सभी को क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्गुमेंट की। यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा भाई। यहाँ तक अगर आपको चीजें क्लियर है तो आई विल मूव अहेड। चलो मूव अहेड। 0-1 में एक बार रिस्पॉन्स दे दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। एक बार अपना रिस्पॉन्स 0-1 में दे दीजिए सो दैट आई कैन मूव अहेड। क्लियर है सभी को? ओके। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बेटा क्या हो रहा है कि ये आपने समझ लिया। अच्छा, ये कुछ एंगल भी बना रहा होगा। ये जो आपका जो ओपी है, मतलब ये कुछ एंगल भी बना रहा होगा, है ना। तो जो एंगल बना रहा होगा, तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये जो आपका जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। और इस पॉइंट पी को आपने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पी का, ये मॉडुलस हो गया, ये भी आपको बताया। और ये जो लाइन है, ठीक है ना, जो कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे इसको, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको क्या बोलेंगे जी, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसके टर्मिनोलॉजी है भाई, ठीक है ना। जैसे किसी का नाम दिनेश है तो भैया उसको दिनेश बोलते हैं। इस थीटा को यहाँ पे क्या बोलते हैं, बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल सी बात है। अगर आपको अभी आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हम बस इसको समझेंगे। अगर आपने यहाँ तक लिख लिया तो मैं थोड़ा इरेज करूंगा, यहीं पे आपको समझा दूंगा। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से आप सभी लोगों ने, ठीक है। साथ साथ में लिखते भी चलें, बिकॉज इसमें कुछ ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डालना पड़े, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अगर हम बात कर रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, तो ये होगा थीटा। अच्छा, थीटा तो डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेते हैं। समझो tan थीटा। tan थीटा क्यों लिया, बिकॉज हमें ये और ये पता था। तो हमें पता है कि अपोजिट और एडजेसेंट के बीच में रिलेशन कौन देता है, थीटा। आप कॉट थीटा भी ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे tan थीटा लेते हैं, बिकॉज इन जनरली आप बुक में tan थीटा ही देखोगे। tan थीटा क्या होगा आपके पास, y/x। तो ऑब्वियस सी बात है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ y/x। थीटा क्या होगा आपके पास, tan इनवर्स ऑफ y/x। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आई सभी को, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो थीटा है, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे इसको। ARGZ, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ARGZ से, इज इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा होगा। ये सब सारे के सारे नोटेशन आपको मिलेंगे, तो परेशान मत होना, ठीक है ना। इसमें नोटेशन का बहुत बड़ा रोल है। ARGZ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एंगल को डिनोट करेगा। मॉडुलस लिखा हुआ है मतलब डिस्टेंस को डिनोट करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है मतलब पॉइंट को डिनोट करेगा। आपको पता है कि जो भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हो, वो बेसिकली पूरा का पूरा आपको इसको आप उसके फॉर्म में भी, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी चल सकता है, बिकॉज आपको एंगल पता चल गया। आपको एंगल अगर पता चल जाएगा तो स्लोप भी पता चल जाएगा। और आपको एंगल पता चल गया, आपको पॉइंट पता है, तो आप लाइन का इक्वेशंस वगैरह भी लिख सकते हो। ये सब सारी की सारी चीजें, बट आपके इसमें 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में उतना ज्यादा है नहीं। थोड़ा बहुत आपको जरूर आइडिया दे दूंगा किस तरीके से करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो पूरे का पूरी ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, उसमें सारी की सारी चीजों का इक्वेशन होता है। लाइन का इक्वेशन रहेगा, ठीक है, आपका सर्कल का इक्वेशन रहेगा। तो उसमें आपका ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना जरूरी है। उसको डिस्कस करेंगे, बट पहले हम लोग बेसिक चीजों के ऊपर पहले फोकस कर लें, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां पॉइंट आ गया, जहां एंगल आ गया, जहां लाइन बन गई, मतलब पूरा का पूरा क्या बन गया, ज्योमेट्री बन गया। इस चीज को बेसिक चीजों को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
अच्छा, ये जो हम लोग थीटा निकालते हैं इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट। हम लोग आएंगे वन बाय वन करके, ये तो सिर्फ मैं टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहा हूँ। आर्गुमेंट को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा इसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। हमेशा ध्यान रखिए, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? आर्गुमेंट रहेगा, ठीक है। अब जब मैं आर्गुमेंट आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं सारी की सारी चीजों के ऊपर आऊंगा, ठीक है ना। बट ये आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने क्लियर कर दी कि कुछ भी अगर आपको लिखा हुआ है तो समझ में आना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अभी, ठीक है। तो वन बाय वन अभी करके आते हैं। अब मॉडुलस के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, फिर आर्गुमेंट पे आएंगे, ठीक है ना। रोज के प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको जो बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर कर दिया, ठीक है। एक बार लिख लीजिए, बस प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद फिर, ठीक है। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि पहली चीज, इफ मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है यार। मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 0 मतलब क्या होगा, आप मेरे को बताओ। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होगा, एक बार मुझे बताएंगे? व्हाट इज द प्रैक्टिकल मीनिंग? मॉडुलस ऑफ z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को। तो इसका मतलब ये होगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ऑरिजिन पे होगा, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो z होगा वो भी 0 होगा, और जो इसका रियल पार्ट ऑफ z होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस 0 है, मतलब वो वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। यहाँ तक बात समझ में आई? जल्दी से मेरे को बताइए। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो कुछ ना कुछ मॉड्यूल होगा, यहाँ पे होगा तो कुछ ना कुछ होगा। अगर यहीं पे पहुंच गया, ओरिजिन पे ही पहुंच गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, मतलब दोनों 0 होगा। तो ये चीज समझने वाली चीज है, ठीक है। दूसरी चीज लिखिए, ठीक है। अगर आप मॉडुलस ऑफ z निकालते हो, ये इसके बराबर होता है z बार के मॉडुलस के बराबर होता है, ठीक है ना। इज इट क्लियर? एंड ये इसके बराबर भी होगा कि माइनस ऑफ z का मॉडुलस के बराबर होगा। बिकॉज ये चीज क्लियर है, बिकॉज जो मॉडुलस z होता है वो बेसिकली होता क्या है? ये होता है, आपको मैंने बताया अभी, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। जो आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ ना, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है ना। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत ही सिंपल है, इग्नोर मत करना उसको, ठीक है। आपको सारी की सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। अब देखो यार, ये रियल पार्ट में माइनस आ जाए। अब ये जो आप यहाँ पे जेड बार लगा रहे हो, ये जेड बार में क्या आएगा? इमेजिनरी पार्ट में माइनस आएगा, तो माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखो, या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, बिकॉज स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब माइनस जेड लगा रहे हो मतलब दोनों पे नेगेटिव आएगा, माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड आएगा, माइनस इमेजिनरी, उसका स्क्वायर करोगे तो वही रहने वाला है मॉडुलस ऑफ जेड। तो ये आपको चीज क्लियर होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई? कि कई बार क्या होगा कि आप जब क्वेश्चंस करोगे 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस में, आपको हो सकता है उतना ना मिले, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करोगे जैसे एनडीए वगैरह क्वेश्चन करोगे और प्रीवियस ईयर के आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको फिर ये सब प्रॉपर्टीज आपको यूज वहां पे करते हुए मिलेंगे, तो आपको ये सब चीजें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज लिखिए कि जो रियल पार्ट ऑफ द जेड होगा, जो रियल पार्ट ऑफ द जेड होगा, ठीक है ना, ये आपका जो लाई करेगा, सर सेकंड पॉइंट रिपीट, सेकंड पॉइंट देखो क्या है गायत्री, कि देखो मैंने z लिखा, ठीक है, z की वैल्यू समझो मैंने 2+3 आयोटा लिखा मैंने। अब मैं मान लेते z बार लिखता हूँ, तो ये लिखता हूँ मैं 2-3 आयोटा, फिर मैं माइनस z लिखता हूँ तो ये हो जाएगा -2, ठीक है, -2-3 आयोटा, ठीक है, तीन ही चीजें। अब इसका मॉड z निकालो, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, कितना आ रहा है? √13 आ रहा है। इसका मॉड z निकालो, तो रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, ये भी क्या आएगा? √13। अगर इसका मॉड z निकालोगे तो रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर -2 का स्क्वायर आएगा,
और यहाँ से आएगा आपके पास -3 का स्क्वायर। मैं आपको यही बोल रहा था कि बिकॉज ये स्क्वायर है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और √13 ही आने वाला है। आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस ओनली। इसमें माइनस आ जाए, इसमें माइनस आ जाए, दोनों में माइनस आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये सेम रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट नाउ। आई होप यू अंडरस्टूड इट नाउ। एक बार रिप्लाई करिए फटाफट। समझ में आ गया अभी? ठीक है। अच्छा, तीसरा जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट लिखिए कि ठीक है, इतना ज्यादा यूज करनी है, ठीक है, ये वाला लिख लो। z इंटू, अभी जो मैंने आपको बताया z बार इज इक्वल्स टू z इंटू z बार क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर हो जाएगा। z इंटू z बार क्या होगा आपके पास, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। ये मैंने अभी आपको समझाया। चौथा लिख लीजिए, मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2। ये कितने के लिए वैलिड होगा, ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2, ये काम आएगा आपको, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज प्रॉपर्टी है। सिंपल है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। सेम विद डिवीजन, z1 बाई z2 ये सेपरेट हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ z1 बाई मॉडुलस ऑफ z2, ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि मैं आपको नहीं भी बताऊं ना तो भी आप करते वक्त यूज कर लोगे, बट एक बार मैं बता दे रहा हूँ तो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ यार इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब जो कि नॉर्मली हम याद नहीं रखते, वो लिखिएगा। 6th प्रॉपर्टी, इसमें लिखिएगा, ये है आपके पास, और अगर किसी को पता है तो बता भी सकता है मेरे को, मॉडुलस ऑफ z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा डिराइव करने की भी कोशिश करेंगे। मॉडुलस ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 का होल स्क्वायर, ये बताओ थोड़ा क्या होगा। इस वाली प्रॉपर्टी को एक बार थोड़ा प्रूव भी करेंगे हम लोग, बट आप लोग थोड़ा सा बताइए। एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग उसका प्रूफ सोचो। ये होता है मॉडुलस ऑफ z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कई बार आपको प्रूफ के लिए भी हो सकता है दे दे, ये वाली प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। मॉडुलस ऑफ z2 का होल स्क्वायर -2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार, ठीक है। बिल्कुल आराम से दिमाग लगा के थोड़ा सा सोचो और बताओ। हिंट मैं आपको देता हूँ, z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर यूज करना है, ये यूज करना है। 1 मिनट का टाइम लो, आप इसको थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाओ मेरे को, और डन करके रिप्लाई करना अगर आपका प्रूफ हो चुका है तो। डन। कर लिया आप लोगों ने?
डन या नॉट डन करके रिप्लाई करो यार फटाफट। या तो डन हुआ होगा, नहीं तो नॉट डन हुआ होगा। डूइंग। एक काम कीजिए, इसको लिख लो, उसके बाद हम आते हैं इस पे कॉन्जुगेट पे। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसके बाद फिर आप लोग उसको दोबारा ट्राई करना, ठीक है। लिख लीजिए अभी, फिर वापिस से इस पे आएंगे, ठीक है। लिख लीजिए, आपको ये दोनों अभी आपको प्रूफ करना है। जस्ट 1 मिनट के अंदर दोबारा से वापिस आएंगे। ये लिख लीजिए इसको पहले, मॉडुलस ऑफ Z1 का होल स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। लिखिए क्या होगा, मॉडुलस ऑफ Z1 का होल स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। देखिए क्या होगा, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर, सेम ही चीज हो जाएगी, बस माइनस आ जाएगा, -2, और यहाँ पे प्लस होना चाहिए ना, यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिखा यार, प्लस होगा सॉरी, -2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये प्लस होगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस होगा, प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, बस ये चीज ध्यान रखिए। और अगर आपके पास इन दोनों को ऐड कर दे, इन दोनों को ऐड कर दे तो ये वाली प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है, इतना ही याद रखो। और बाकी तो ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है आपको, नहीं तो लिखना है तो लिख लो, और क्या यूज में आ सकता है, ठीक है। अगर आपके पास आ जाए मॉडुलस ऑफ Z1, इसको प्रूफ करते हैं अभी, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू आएगा 2, इक्वल्स टू आएगा 2। थोड़ा सा पेशेंस के साथ देख लेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। मॉडुलस ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, ये लिख लीजिए, ठीक है। ये आपके पास 8th प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है जी। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मॉडुलस, यहाँ पे ऐसे लगा लो, बात वही हो जाएगी, Z1 लिखो या फिर हटा दो, बात तो बराबर ही है, इस तरीके से लिख लो, ठीक है, तो ये आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। और 9th वाली प्रॉपर्टी लिखो, 9th वाली प्रॉपर्टी लिखो, अगर यहाँ पे इस तरीके से आ जाए कि AZ1 माइनस BZ2, ये लिखो AZ1, नहीं तो उसको छोड़ो यार, ये ज्यादा यूज में नहीं आता है, बस इतना ही लिखो, 8th प्रॉपर्टी लिख लो। उसके बाद हम अपन आते हैं इस पे कॉन्जुगेट पे आते हैं, कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज में यूज होंगी, तो पहले कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी देख रहे थे, अभी 1 मिनट के अंदर वापस पे आएंगे, इस पे इन तीनों सवाल को प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये तो सिंपल है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये दोनों प्रूफ करेंगे अभी, ये लिख लिया सबने, यू ऑल हैव रिटन, यू ऑल हैव रिटन, लिख लीजिए, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, पहले वो बता देता हूँ आपको, कॉन्जुगेट बताता हूँ, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी बताता हूँ। डन। अब देखो कॉन्जुगेट भी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना, तो साथ में कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, ठीक है, लिखो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट, लिखो प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको बताया कॉन्जुगेट क्या होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी भी देख लीजिए। सबसे पहला होगा कि अगर आपके पास आपका z बार का बार, ये z आएगा, एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर आपके पास z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z बार क्या होगा आपके पास, x माइनस आयोटा वाई होगा, और z बार जो आया था उसका दोबारा बार लगा दो, x माइनस आयोटा वाई का फिर से क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई। ये कितने लोगों को समझ में आया भाई, जल्दी से मुझे रिप्लाई करो,
देखो आप ऐसे कर याद रखना, जब भी आपके पास दो बार आते हैं ना आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, केवल एक बार माइनस होगा और एक बार प्लस होगा। अल्टीमेट अगर शुरू से प्लस है, एक बार इसको माइनस करेगा फिर क्या करेगा, प्लस करेगा, अल्टीमेटली प्लस ही आ गया ना। इसलिए क्या होता है, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और नीचे क्या बचेगा, जेड बचेगा। ठीक है, अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए भाई फटाफट। ये वाली प्रॉपर्टी आपको बहुत यूज में देखने को मिलेगी, और सिंपल सा है, कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टी है, इसमें ज्यादा कुछ हाई फाई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, दूसरा लिखिए, z प्लस जेड बार, z प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, देखिए z की वैल्यू समझो मैं लेता हूँ 3 प्लस 4 आयोटा, z बार की वैल्यू लेता हूँ, ऑब्वियस सी बात है 3 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, z प्लस जेड बार को जोड़ो, क्या आएगा, 3 प्लस 3 कितना आएगा, 6 आएगा। तो क्या मैं इसको 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z लिख सकता हूँ, व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z, 3, यही चीज लिखी हुई है। सर प्लीज रिपीट वंस, सर नेटवर्क इशू। देखो बेटा, कौन सा पहली वाली प्रॉपर्टी मैंने बताया कि z बार का बार z आएगा, मान लेते हैं आपके पास ऐसे लगा दिया, z बार 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 बार, अब बताओ क्या आएगा। तो पहले काउंट करना, दो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब z आएगा। मतलब क्या बताया मैंने, बताया आपको, यहाँ पे z है, z बार का बार, ये z आएगा। इसके लिए मैंने बताया कि एक एग्जांपल ले लो, 3 प्लस 4 आयोटा है, क्या आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा, z बार लिखोगे तो ये इसके साथ का साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यही है कि, और इसके बाद दोबारा इस पे z बार लगा दो, z बार का बार लगा दो, मतलब इस पे दोबारा अगर आप बार लगाते हो तो 3 माइनस 4 आयोटा किसमें चेंज हो जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा में। मतलब आपको z बार का बार क्या मिला, 3 प्लस 4 आयोटा, एंड व्हाट इज 3 प्लस 4 आयोटा, z ओनली। प्रज्वल, you understood it now, please tell। प्रज्वल, have you understood it now? रिप्लाई कर दो यार फटाफट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, अब z प्लस जेड बार की बात हो रही है, तो z प्लस जेड बार भी मैंने आपको यही बताया, z की वैल्यू अगर मान लेते हैं 3 प्लस 4 आयोटा है, एग्जाम्पल से लेकर समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये 3 माइनस 4 आयोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। आप दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 प्लस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और ये इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 3 6, जो कि 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। एंड मीन व्हाट इज 3, 3 इज व्हाट, रियल पार्ट ऑफ z, यही लिखा हुआ है, z प्लस जेड बार इज व्हाट, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। तीसरा ध्यान रखिए कि z माइनस जेड बार, z माइनस जेड बार, अब अगर इनको माइनस करते तो क्या होता, रियल पार्ट कैंसिल हो जाता और यहाँ पे आता 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देखो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, बट आप एग्जाम में आपको या क्वेश्चन में ऐसी प्रॉपर्टी ही यूज में आएंगी, छोटी छोटी प्रॉपर्टी, उनसे बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इनको इग्नोर नहीं कीजिए। इज इट क्लियर? चौथा लिखिए, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? चौथा लिखिए भाई, चौथा लिखिए, चौथा लिखेंगे z1 प्लस z2 का बार। अगर दोनों के ऊपर बार है तो सिंपल होता है, z1 बार हो जाता है प्लस z2 बार हो जाता है, इसमें ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल लेना है तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पांचवा लिखिए, पांचवा लिखिए z1 माइनस z2 का बार। ठीक है, ये क्या होगा आपके पास, z1 बार माइनस z2 बार, एकदम सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे, z1 इंटू z2 पूरे पे बार है, तो क्या आएगा आपके पास, z1 बार इंटू z2 बार। प्रूफ करना है तो एग्जाम्पल ले लीजिएगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। सातवां सिंपल भी है प्रूफ करना, सातवां जो थोड़ा टिपिकल रहेगा मैं जरूर बता दूंगा आपको। ठीक है ना, सातवां देखिए, सातवां लिखिए z1 बाई, सातवां लिखिएगा z1 बाई z2, पूरे पे अगर बार लगा दिया मैंने तो यहाँ पे भी सेपरेट हो जाएगा, z1 बार बाई z2 बार। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। और क्या लिख सकते हो, ठीक है, ये लिखना है तो लिख लो, इफ z प्लस जेड बार इक्वल्स टू 0 होगा, बताना तो कॉम्प्लेक्स नंबर का नेचर क्या होगा, एक बार बताइएगा मेरे को। इफ z प्लस जेड बार इक्वल्स टू 0,
इन कॉम्प्लेक्स नंबर का नेचर क्या होगा, एक बार मेरे को बताइएगा फटाफट। अगर z प्लस जेड बार इक्वल टू 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का नेचर क्या होगा, इमेजिनरी होगा, रियल होगा, क्या होगा? फटाफट एक बार मेरे को बताइए। इफ z प्लस जेड बार इक्वल टू 0, ऐसे क्वेश्चन में आपको आ गया z प्लस जेड बार इक्वल टू 0, तो व्हाट विल बी द नेचर, वेदर इट इज रियल, इमेजिनरी और बोथ? बोथ तो हो नहीं सकता, इमेजिनरी आएगा। अच्छा जी, पक्का इमेजिनरी, सिंस रियल पार्ट इज 0। एग्जैक्टली, अगर z प्लस जेड बार लिखा हुआ है तो क्या होगा, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। दैट मीन ये z प्लस जेड बार इक्वल टू ये, इसको लिख देंगे 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। और अगर ये 0 आता है दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 है, और रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, बिकॉज इसमें कोई रियल पार्ट है नहीं, खाली खाली क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैं नहीं लिखा रहा हूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। इज इट क्लियर? इस तरीके की चीजों को अगर z माइनस जेड बार अगर आपके पास, यहाँ पे कंट्रोल z मारता हूँ, अगर यहाँ पे अगर मान लें तो z माइनस जेड बार इक्वल टू 0 आएगा तो इमेजिनरी पार्ट 0 आएगा, मतलब प्योरली रियल आएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर हम आते हैं अभी जो मॉडुलस का जो प्रूफ मैंने बताया है उसको करेंगे अभी, तो अब आप लोग पूरी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। रिटन एवरीवन, डन करके रिप्लाई करिए, फिर मैं उस वाले पार्ट पे आता हूँ। जस्ट रिप्लाई डन, डन करके रिप्लाई करो फटाफट, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये जो प्रूफ करना है ना अपने को, 6th वन, 6, 7, 8 तो इन दोनों को ऐड किया है, 6 और 7 को प्रूफ करेंगे। इनफैक्ट 6 कर लिया तो 7 भी हो जाएगा, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है तो 6 करेंगे। मतलब यहाँ पे मैं अलग से क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको प्रूफ करो, ठीक है। प्रूव दिस, प्रूव दैट, अलग से ही क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, हटाओ क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, है ना। z1 स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। प्रूफ करिए इसको फटाफट, फटाफट इसको प्रूफ कीजिए। आपको प्रूफ करने के लिए मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है ना, ये मैक्सिमम टाइमिंग है। इसमें अगर आप लोग कर पाए तो ठीक है, आप लोग डन करके रिप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, और नहीं कर पाए तो मैं ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दूंगा प्रूफ करना। चलिए स्टार्ट हो जाइए, फटाफट इसको स्टार्ट कीजिए प्रूफ करना। ये मॉडुलस है यार, ये ध्यान रखना, पूरे पे क्या है, ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस लगाना है यहाँ पे, दिस इज मॉडुलस, ठीक है। और उसमें नहीं लगाया तो मॉडुलस लगा देना, ठीक है। इसमें लगाया था, नहीं लगाया था मैंने इस वाले पार्ट में, ये मॉडुलस है, ठीक है ना, ये मॉडुलस रहेगा, तो मत भूलना है, मॉडुलस रहेगा, ठीक है। चलो करो इसको फटाफट। ये डन का रिप्लाई कब का है भाई, सभी लोगों ने डन डन पहले का रिप्लाई है क्या, ये अभी का रिप्लाई है?
जल्दी करिए भाई फटाफट। डन। चलो भाई, आई थिंक 2 मिनट हो गया है। देखिए सारे लोग मौजूद हैं भाई, ध्यान दीजिए। बहुत ही सिंपल सा है, मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए। सिंपल सा मैंने आपको क्या बताया था बेटा, z1 प्लस z2। देखो मैंने मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, क्या मैंने बताया आपको, z इंटू जेड बार, बताया था नहीं बताया था? तो ये इसको आप क्या लिख सकते हो कि ये स्क्वायर है ना। अगर आप यहाँ पे देखो LHS में देखो, ध्यान दीजिएगा, LHS में अगर आप ध्यान दो तो दिस इज योर z1 प्लस दिस इज योर z2, उसका होल स्क्वायर है। मतलब ये वाला फॉर्म लग सकता है इसके अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो भी रहेगा, अगर इसको मैं z मान लूं कुछ देर के लिए, अगर इसको मैं z मान लूं, तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर क्या होगा, z इंटू जेड बार होगा। इसका मतलब ये होगा z की वैल्यू कितनी है, z1 प्लस z2 है, और z बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z1 माइनस z2 हो जाएगी। जल्दी से मेरे को बताओ, क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सॉरी, ये पूरे पे बार हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे z2 बार हो जाएगा, है ना, z2 z है ना, ये आपका z बार मतलब क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 पूरे पे बार हो जाएगा, है ना, माइनस नहीं होगा भाई, ठीक है। ये z है, ये मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर क्या होगा, z इंटू जेड बार। z की वैल्यू कितनी है, z1 प्लस z2 है, और z बार की वैल्यू कितनी है, z1 प्लस z2 को बार। यहाँ पे एक बार मेरे को रिप्लाई करिए, समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ तक रिप्लाई करिए, समझ में आया क्या, आप फटाफट बताओ। इसको क्या लिखेंगे, z1 प्लस z2। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से ब्रेक होगा। ये ब्रेक अभी जो अगर पूरे पे बार है तो ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, ये z1 बार हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, z2 बार हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, z1 इंटू z1 बार, z1 इंटू क्या होगा, z1 बार, प्लस z1 इंटू z2 बार, प्लस z2 इंटू z1 बार, प्लस z2 इंटू z2 बार। फटाफट मेरे को रिप्लाई करो यार, यहाँ तक समझ में आ रहा है? 01 में रिस्पॉन्ड करते चलो फटाफट। लास्ट में बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो फिर पूरा का पूरा रिपीट कर पाना डिफिकल्ट है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप रिपीट कर दूंगा, ठीक है। I will not repeat in the end. Whatever you want to ask, just ask in between only. Because last में तो क्या है, सिर्फ रिजल्ट आता है। अभी पूछ लीजिए हर स्टेप में, कुछ इस स्टेप में भी डाउट है। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है आप लोग का। You all are able to hear me? You all are able to hear me? Okay. अब देखो Z1, अभी ये Z इंटू जेड बार, यहाँ पे Z1 इंटू Z1 बार, तो क्या आप इसको लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ Z1 का होल स्क्वायर। ये Z2 इंटू Z2 बार, तो क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया बेटा आपके पास Z1 इंटू Z2 बार है, और यहाँ से प्लस Z2 इंटू Z1 बार है। अब देखो ये बात यहाँ तक तो हमें आ गया, अगर आप देखेंगे प्रूफ में तो ये वाला पार्ट तो हमें आ चुका है, ये वाला पार्ट हमें मिल चुका है, ये वाला जो पार्ट है ना हमें मिल चुका है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये Z1, यहाँ पे Z1 पे बार, यहाँ पे Z1 है, यहाँ पे Z2 बार है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, Z2 पे बार नहीं है, Z1 पे बार है।
इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं Z1 Z2, यहाँ पे ध्यान से समझना बार, और यहाँ पे मैं लिखूं Z1 Z2 पे बार और पूरे पे बार, क्या मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत हो जाएगा? बिकॉज जब आप इसको अलग अलग करोगे तो ये आ जाएगा Z1 बार और ये हो जाएगा Z2 बार का बार, ये बेसिकली हो जाएगा Z1 बार और ये हो जाएगा Z2, मतलब Z1 बार Z2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, Z1 बार Z2 को इस तरीके से लिख सकता हूँ। फटाफट बताओ मेरे को, जल्दी 01 में रिस्पॉन्ड करते चलो फटाफट। अब उसके बाद क्या होगा, अगर मैं इसको कुछ देर के लिए Z मान लूं तो ये हो गया पूरा का पूरा Z। तो बताओ मेरे को यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज व्हाट मॉडुलस ऑफ Z1 का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया बेटा आपके पास Z और ये हो गया Z बार। तो अभी हमने क्या पढ़ा, Z प्लस Z बार 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z, होता है नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z, एंड Z कितना है Z1 इंटू Z2 बार। तो ये हो गया हमारा आंसर। कितने लोगों को समझ में आया? फटाफट मेरे को अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, जस्ट रिप्लाई अंडरस्टूड। और जिसको समझ में नहीं आया भी पूछ लो, ठीक है, शर्म मत करना भाई, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। अभी नहीं समझ में आएगा फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी, मैं सीधा यूज करूंगा फिर आपको लगेगा कैसे आ गया। जिसको भी नहीं समझ में आया पूछ लेना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। तो अभी तक देखो हम थोड़ा समराइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम उस लेवल पे आ चुके हैं कि हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो हमने हम तक पढ़ लिया कि भाई मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हमें करने हैं क्वेश्चंस, नाउ गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। बस अभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन बचेंगे भाई, ठीक है। लिखिए पहला क्वेश्चन, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहला ही है, एक्सप्रेस इन a प्लस आयोटा b फॉर्म, ठीक है। ये आपके पास 1/1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। ये काम करते हैं, थोड़े से सिंपल लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखिए पहला है, इसको कन्वर्ट करेंगे 1/-2 प्लस रूट अंडर -3। दूसरा 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 आयोटा, 3 के सेट में करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और तीसरा कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस आयोटा। चलिए 3 क्वेश्चन का सेट है, 3 मिनट 3 मिनट भी ज्यादा हो गया, 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट में तीनों क्वेश्चन करो, उसके बाद डन करके रिप्लाई करो, जिसका भी हो जाएगा ना डन करके रिप्लाई करना 2 मिनट में। अच्छा ये माइनस वाला भी एग्जैक्टली वैसा ही होगा, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 में आई नहीं है सर, आई तो है बेटा, तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रज्वल आई आपको देखना पड़ेगा,
डन ऑल द क्वेश्चंस? ओके जी, चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिए, मैच कर लीजिए, ठीक है। ये लिखा हुआ बेटा आपके पास 1/-2 एंड दिस इज व्हाट, इसको लिख सकते हो √3 इंटू लिख सकते हो √-1, ठीक है। और √-1 इज नथिंग बट आयोटा, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो √3 आयोटा। इसको क्या लिखना है, -2, एंड यहाँ पे लिखोगे -√3 आयोटा, है ना, सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज करते हैं, एंड -2, ठीक है, और यहाँ से √3 आयोटा, सिंपली आ जाएगा -2 माइनस √3 आयोटा। चेक कर लीजिएगा अपना आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा z और ये हो जाएगा z बार, मतलब हमेशा मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर आपको भी पता हो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ x का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बस इमेजिनरी का स्क्वायर देखना 4, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ये z हो गया और ये z बार हो गया, तो z इंटू z बार होता है मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, और आपको भी पता है मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट ये आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। ये हो जाएगा आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस रियल पार्ट ऑफ z, ये हो गया आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। प्लस रहे माइनस रहे, बस आपको ये नंबर देखना है, यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। अच्छा √3 का स्क्वायर है ना यार, तो 3 आएगा, सॉरी, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। इज इट क्लियर? इसको ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपके पास -2/7 एंड -√3/7 आयोटा। तो ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में अगर आपसे पूछे कि a की क्या वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। ये आपके पास a है और ये b की वैल्यू अंदर माइनस लेनी पड़ेगी, चलिए इसलिए लीव कर दे, क्या है भाई? अरे वो बैटरी का नोटिफिकेशन आया था, तुम लोग को जो है पढ़ाने के चक्कर में मैंने सोचा बाद में लगाता हूँ, फिर डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं वापस से टॉपिक पे। स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? यू ऑल आर एबल टू सी द स्क्रीन, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हो गया आपके पास a और ये क्या हो जाएगा आपके पास b, ठीक है ना। इस तरीके से आपको निकालना होता है a और b। चलो तो बाकी लोगों ने टाइम यूटिलाइज कर लिया होगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, इस तरीके से साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, बताना क्या आंसर आ रहा है। 4 - 5 आयोटा है, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा आपको, कर लोगे सभी लोग, 4 - 5 आयोटा, और अंदर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, क्या रहेगा, 1 प्लस आयोटा 1, आयोटा का स्क्वायर -1 एंड दिस इज योर 2 आयोटा, और ये हो जाएगा 4 प्लस आयोटा 4, ये हो जाएगा 4 प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा 4 प्लस आयोटा, और यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस आयोटा, 4 प्लस आयोटा 4 माइनस आयोटा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 एंड दिस इज योर 1, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 आयोटा इंटू 4, ये हो जाएगा आपके पास 8 आयोटा, एंड दिस इज योर आयोटा का स्क्वायर -1, दैट मीन्स -2/17। इसको सेपरेट कर दीजिएगा। आई होप इतनी बात क्लियर है सभी को, ठीक है। यस और नो, क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है सभी को? तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उसमें एक ही क्वेश्चन देता हूँ, इसको जल्दी से करके दिखाइएगा फास्ट। 1/1 - 2 आयोटा, ठीक है, प्लस 3/1 प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2 - 4 आयोटा। जल्दी बताइएगा, फिर अपन नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं करने के लिए, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है?
सर क्या फाइंड आउट करना है? ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस, सेम ही क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है ना? डन। जल्दी करिए, उसके बाद फटाफट करेंगे अपन। आगे आंसर भाई सभी का। यहाँ पे यार इसको ये कर लेना, 1 प्लस 2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 1 माइनस आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 एंड 1, इस तरीके से हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, और यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा। आई होप समझ में आ रहा होगा। और ये नीचे मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये -4 और +4 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा बाई 5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा एंड यू विल गेट योर आंसर। कर लोगे इसको सॉल्व? जल्दी बताओ, विल यू एबल टू डू दिस? रिप्लाई तो करो यार, इसको कर लेना, इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है? हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। रिप्लाई करो जी फास्ट, बाकी लोगों को भरोसा नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहे, नहीं कर पाओगे। लिखिए फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, ऑफ फॉलोइंग। निकालिए इसका पहला क्वेश्चन है 2 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा 3 प्लस 2 आयोटा, निकालिए फटाफट। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, साइल माने इट्स MI मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है जी, बताएं फटाफट। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। जल्दी करिए, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, फिर अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। डन। डन। देखो जी, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है ना। √3 आयोटा का होल स्क्वायर होगा, तो √3 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1 प्लस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू √3 आयोटा, इस तरीके से लिख सकते हो। तो डायरेक्टली क्या होगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 माइनस 4√3 आयोटा। आई होप इतनी बात क्लियर है सभी को, यस और नो? 4 माइनस 3 1 हो गया, एंड दिस इज 2 2 4√3 आयोटा। तो ये आपके पास, आप इसको z समझ लो, यू कैन कंसिडर इट टू बी z। तो डायरेक्टली मैंने आपको बताया है कि अगर आपसे इस z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है,
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z, तो क्या होगा यहाँ पे z बार होगा अपॉन यहाँ पे क्या होगा मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक है, यू कैन डायरेक्टली, सॉरी यार, अरे यार माइनस कैसे आ गया। ठीक है, वो z बार लिखना था मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया। हाँ जी प्लस आएगा, एक्चुअली यहाँ पे मेरे को z बार लिखना था, चलो कोई नहीं, यहाँ पे z लिख दिया मैंने 1 + 4√3 आयोटा। ठीक है, अब z बार क्या होगा आपके पास 1 - 4√3 आयोटा। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ z बार का, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर सिंपली होगा x² + y², 1 का स्क्वायर 1 एंड 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 एंड √3 का स्क्वायर 3, 16 3 = 48, मतलब ये आ जाएगा 1 - 4√3/49। आई होप इतनी बात क्लियर है सभी को। ये क्या, ये इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 3 - 2 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 कितना आ जाएगा 13। समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है सभी को? तो आपको अगर बेसिक बातें क्लियर है ना, तो अननेसेसरी कैलकुलेशन में नहीं उलझोगे आप लोग। तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उसको करके बताइए फटाफट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करने में। लिखिए, इफ z1 मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z2 इक्वल्स टू, इस तरीके से जाते जा रहा है, मॉडुलस ऑफ zn इक्वल्स टू 1, प्रूव दैट z1 प्लस z2 प्लस z3 अप टू zn, ठीक है, इक्वल्स टू 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 एंड सो ऑन 1/zn। प्रूफ करेंगे इसको। करिए इसको फटाफट और बताइए मेरे को। What answer you will get? सर ये मजेदार क्वेश्चन है। हाँ जी, क्यों, तुम्हें नहीं लग रहा है? ठीक है, करो करो फटाफट, करोगे तभी तो समझ में आएगा। डन, ओके। एक और क्वेश्चन देता हूं इसके पैरेलल में। ठीक है, वो साहिल माने के लिए पक्का मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, लिखिए IZ3, ठीक है, प्लस Z² माइनस Z प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, फाइंड मॉडुलस Z। करो भाई, जिन्होंने ये कर लिया है वो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। Those who have done this, they will do question number 1.
एक और क्वेश्चन करेंगे आप लोग। कितने लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन कर लिया है? हाउ मेनी वी डन द फर्स्ट क्वेश्चन? हिंट देता हूं आपको। देखो मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल्स टू 1 है। हिंट देता हूं आपको। देखो पहले वाले क्वेश्चन के लिए जिन्होंने नहीं किया है, ये 1 है और मॉडुलस ऑफ z1 का अगर स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही आएगा, लेकिन मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर करोगे तो z1 इंटू z1 बार लिखोगे। भाई z इंटू z बार होता है ना मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 1 बाई z लिखोगे। दैट मीन्स आप ये लिखोगे कि यार 1 बाई z1 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 का बार होगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? देखो मॉडुलस ऑफ z1 का होल स्क्वायर 1 है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो z1 इंटू z1 बार इक्वल्स टू 1। ये बात समझ में आई ना? तो यहां से अगर आपको 1 बाई z1 चाहिए था तो 1 बाई z1 बेसिकली क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ z1 सॉरी z1 का बार। ये हो जाएगा आपके पास z1 का बार, ये हो जाएगा आपके पास z2 का बार, ये हो जाएगा आपके पास z3 का बार, इस तरीके से। ठीक है, नहीं तो आप अगर इधर से करना चाहो तो इधर से कर सकते हो। z1 को क्या लिख सकते हो? इफ यू वांट टू राइट z1 दिस इज योर 1 बाई z1 बार। क्या लिख सकते हो उसको? 1 बाई z1 बार, 1 बाई z2 बार, 1 बाई z3 बार एंड सो ऑन। ठीक है, हो गया भाई? दोनों क्वेश्चन हो गया? चलिए मैं पहला क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। सीधा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको प्रॉपर्टीज वगैरह यूज में आएंगी। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं ध्यान दीजिए, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं ध्यान दीजिए। इसलिए प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सर एक बार सेकंड बता दो, दोनों बताऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आपको दिया हुआ है, सभी लोग ध्यान दो, ये z1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और यहाँ पे z1 मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल टू 1 है, यहाँ पे z1 चाहिए था। दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ मैं। अगर जिसको प्रॉपर्टी याद नहीं है कि मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है z इंटू z बार होता है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर क्या होगा? z1 इंटू z1 बार होगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो z1 क्या हो जाएगा आपके पास? 1 बाई z1 का बार हो जाएगा। मतलब इस z1 को लिखोगे 1 बाई z1 का बार। सिंपल। क्या लिखोगे इसको? 1 बाई, या तो RHS से कर दो या फिर LHS से कर दो, जो आपको अच्छा लगे वैसा कर लो। तो ये जहां पे भी लिखोगे इसको लिखोगे 1 बाई z1 का बार, ये हो जाएगा 1 बाई z2 का बार और ये सो ऑन आ जाएगा 1 बाई zn का बार। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। ये LHS है। ठीक है, अच्छा ऊपर तो 1 है तो आप क्या लिख सकते हो उसको? सीधा 1 बाई z1 का होल बार लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो 1 बाई z2 का होल बार, है ना? बिकॉज अगर मैं बोलूँ 2 का बार क्या होगा, मान लेते z इज इक्वल टू, अगर मान लेते 3 है तो मैं बोलूंगा z बार क्या होगा? 3 रहेगा। बिकॉज चेंज किस में होता है? इमेजिनरी पार्ट में। इसको 0 आयोटा लिखो, यहाँ पे -0 आयोटा होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? तो अगर 1 पे भी बार लगा दो तो कोई चेंज होता नहीं है। ऐसे ही चलता जाएगा। ये इसको लिखोगे 1 बाई zn पे होल बार। समझ में आ रहा है? और उसका मॉडुलस, मतलब फाइनली हो जाएगा आपके पास 1 बाई z1 प्लस 1 बाई z2 प्लस 1 बाई z3 अप टू 1 बाई zn। पूरे पे बार लगा दोगे, बिकॉज आपको पता है जब बार डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये आएगा, जब इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये आएगा, और डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको कंबाइन कर सकते हैं।
और अभी मैंने आपको एक बहुत ही छोटा सा आपको बताया था एग्जांपल कि मॉडुलस ऑफ z का जो बार है और जो मॉडुलस ऑफ z है दोनों सेम होगा। वो कितना इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है बट कितना इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको एग्जांपल समझाया था। बिकॉज मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर है ना प्लस रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे z बार आएगा मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z में माइनस आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई z1 प्लस 1 बाई z2, ठीक है, प्लस 1 बाई z3 एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा 1 बाई zn, इसका मॉड आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है। आई होप इतनी बात क्लियर है सभी को। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई क्या सभी को? जल्दी से मुझे बता दें, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी मैंने, मॉडुलस ऑफ z इज सेम एज मॉडुलस ऑफ z का बार। ये मॉडुलस ऑफ z का बार ये एग्जैक्टली सेम होगा किसके, मॉडुलस ऑफ z के। देखो कितनी छोटी छोटी प्रॉपर्टी है इसमें। नॉर्मली जब मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को लगता है अरे इतनी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, लेकिन जब प्रूव करने जाओ तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी से ही आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो सभी समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, इसलिए इग्नोर मत किया कीजिए कोई भी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें फटाफट, ट्राई करें जी फटाफट। कॉमन वॉमन ले लो यार, नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें कॉमन? कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा। अरे क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आता है सभी को, 9th में सीखा था क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, कुछ वही कॉन्सेप्ट है। आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ठीक है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा तो किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं आप, अगर आपके पास सर वो एरर वाला आप एक काम करिए, इसको i से डिवाइड कर दो पहले, बिकॉज ये जो zq है ना इससे i हमारा खत्म हो जाए तो कुछ बात बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसको अगर आप i से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा zq, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपके पास i z स्क्वायर माइनस z आयोटा, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा यार वैसे, बिकॉज यहाँ पे खाली z नहीं है ना, और ये हो जाएगा +1, ठीक है, तो डायरेक्टली हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। z स्क्वायर आयोटा, हाँ, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस z आयोटा +1, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप कुछ कॉमन लेना चाहो और यहाँ से कुछ कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो। बताओ क्या कॉमन ले सकते हो, अगर आप z स्क्वायर कॉमन लेना चाहो फटाफट बताइए, व्हाट यू कैन टेक यार, ये फटाफट बताइए, इसके बाद आप क्या कॉमन ले सकते हो। अरे रे रे, इसको हम i से डिवाइड कर रहे हैं ना तो माइनस i आउट आएगा ना, वही तो प्रॉब्लम था। इसको z बाई i आएगा ना, देखो इसको जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ वही मैं सोचूं माइनस का कर देता हूँ। देखो मैंने इसको डिवाइड किया तो ये तो खत्म हो गया, और ये हो गया आपके पास z बाई आयोटा, ठीक है, ये लिखो, देखो ध्यान दीजिए, इसको जब मैंने i से डिवाइड कर लिया बिकॉज मेरे को ये i फ्री करना था, तो हो जाएगा zq, और ये हो जाएगा आपके पास z स्क्वायर बाई आयोटा, i से मल्टीप्लाई नहीं है ना, और यहाँ पे आ जाएगा z बाई i, और ये +1। अब ये 1 बाई आयोटा ध्यान में रखेंगे डायरेक्टली, अगर आप इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आयोटा, और ये हो जाएगा -1, दैट मीन्स ये होता है माइनस आयोटा। तो आज के बाद से ध्यान में रखेंगे 1 बाई i इज इक्वल टू होता है माइनस आयोटा,
क्या होता है आपके पास माइनस आयोटा, ये हो जाएगा जेड क्यू, और ये हो जाएगा आपके पास आयोटा जेड स्क्वायर माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये बात समझ में आ रही है, 1/आयोटा है ना, 1/आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस आयोटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? ये बताइए फटाफट। अच्छा, और यहाँ पे आयोटा है ना, तो आप क्या कॉमन ले लोगे, यहाँ पे आप जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ से जेड माइनस आयोटा, और ये जेड भी आएगा ना, जेड भी आएगा, आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। जेड स्क्वायर हो गया जेड माइनस आयोटा और प्लस क्वेश्चन में ना यार, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअली आई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, नहीं तो कुछ कॉमन नहीं आ पाएगा, और जब कॉमन आएगा नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर समझो यहाँ पे 1 आएगा, उसको आयोटा से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस आयोटा, और ये माइनस आयोटा आएगा तो आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करोगे तो नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं होगा, बिकॉज क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, यहाँ पे यार 1 आएगा, आई नहीं आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ये 1 आएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 1/आयोटा, एंड 1/आयोटा इज नथिंग बट माइनस आयोटा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आयोटा, ठीक है, देखते हैं अभी, ठीक है। आयोटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 1/आयोटा माइनस आयोटा है ना, जेड माइनस 1, कॉमन जेड लीजिए, जेड स्क्वायर अगर आया तो जेड माइनस आयोटा, और ओहो सही तो है यार यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप जेड कॉमन ले लोगे तो यहाँ से आ जाएगा, जेड तो ले ही नहीं सकते ना कॉमन, आयोटा ही कॉमन लोगे, क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा कि सही है कि नहीं, ठीक है। एक मिनट, अगर पहले जो था आयोटा, एक मिनट रुको, पहले क्या था हमारा आयोटा था ना, पहले क्या था हमारा आयोटा है ना, एक मिनट रुक जाइए, अगर पहले आयोटा था तो इसको कर लिया 1, और अगर इसको 1 किया, ठीक है, एक मिनट, अगर इसको 1 किया तो उस 1 को आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो इसके साथ इसको माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं ना, है ना, we can write it with minus iota square, and then you can take iota common, and this is your z minus iota, अभी इसको लिख सकते हैं, like that we can write, है ना, क्वेश्चन में आपका आयोटा ही रहेगा, ओके सही है। अभी ये आ जाएगा z माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा आपके पास z स्क्वायर प्लस आयोटा, अभी ठीक है भाई, समझ में आया सभी को? एक्चुअली ये आयोटा ही रहेगा, आई थॉट कि यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, आयोटा ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास z की वैल्यू आएगी आयोटा, यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आयोटा, और यहाँ पे z स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा माइनस आयोटा, ठीक है। इज इट क्लियर? और ये बात समझ में आ रही है? और आपको मॉडुलस ऑफ z निकालना है, तो व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ आयोटा,
जो कि क्या होगा 1 होगा। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, मॉडुलस ऑफ आयोटा जो कि क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और अगर आपके पास मॉडुलस ऑफ देखो z स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है माइनस आयोटा, अगर यहाँ पे आप मॉड ले लेते हो, इफ यू टेक मॉड, दोनों तरफ मॉड ले लो, दोनों तरफ मॉड ले लो, तो व्हाट इज यू कैन राइट दिस एज मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, और ये व्हाट इज आयोटा का मॉडुलस, ये 1 हो जाएगा। दैट मींस मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू बताओ क्या होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इज इट क्लियर? तो दोनों केस में मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। आई होप इट इज क्लियर। एक्चुअली मैंने पहले सोचा यहाँ पे 1 होगा, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन इज करेक्ट, इट्स आयोटा ओनली, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? हाँ जी, ये प्रज्वल कुलकर्णी, रीअरेंज करो, जेड क्यू के साथ जेड ले लीजिए और जेड स्क्वायर के साथ आई ले लीजिए, जेड क्यू के साथ जेड ले लीजिए। हो रहा था क्या वैसे जेड क्यू के साथ जेड लेने से? और जेड कॉमन लोगे तो आई जेड स्क्वायर -1, और यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस प्लस आयोटा, ठीक है। चलो कोई नहीं सर, वो पहले बोल रहा था, अभी ठीक है, अभी समझ में आ गया ना, ठीक है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा सा तो सोचना ही पड़ेगा ना, थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्लियर है। यहाँ पे आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद देखो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे ध्यान देना, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मॉडुलस ऑफ जो जेड का स्क्वायर है, देखो क्या हो रहा है जेड का स्क्वायर, और यहाँ से आपका कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, अब आपका होमवर्क क्या रहेगा कि जो भी, ध्यान से सुनिए सभी लोग, जो भी आपके पास एनसीईआरटी हो, ठीक है, एनसीईआरटी में अब जितने भी क्वेश्चंस आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट के दिखेंगे, अभी आपसे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आर्गुमेंट वाले नहीं होंगे, आप उसको कर लीजिए, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा, मैं काम करूंगा नेक्स्ट क्लास में पहले एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, जो जो आपके क्वेश्चंस आप देख लेना, जो भी मॉडुलस और आर्गुमेंट के ऊपर जितने क्वेश्चंस हैं उसको करके आना, ठीक है। प्लस आपके पास जो आरडी है, आरडी में सॉल्व एग्जांपल्स कर लीजिए, या फिर उसके अंदर जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उसको ट्राई कीजिए, वैसे सॉल्व एग्जांपल्स ही काफी हैं, उतने भी अगर सारे के सारे कर लेते हो दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग आर्गुमेंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, और बाकी रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, आप लोग अभी लेफ्ट मत कीजिए, यू कैन गिव योर अटेंडेंस नाउ, यू कैन गिव योर अटेंडेंस। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, ठीक है। गौरव मंडल, गौरव यू आर न्यू स्टूडेंट, गौरव आर यू अ न्यू स्टूडेंट? चलिए, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? कल्पना इज देयर ओनली, ओके, आई एम लीविंग नाउ।
थैंक यू।